नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सनरे पे। मैं आपका एजुकेटर सुनील लेके आया हूँ घटना चक्र की अगली कड़ी। आज का हमारा पहला विषय है भारतीय इतिहास। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? चंपारण्य में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? द्वैतवाद माधवाचार्य, ये सही सुमेलित है। सूची 1, सूची 2, वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, रामानुजा, विशिष्ट अद्वैत, माधवाचार्य, द्वैतवाद, शंकर, अद्वैतवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बीचक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो इसका ना तो कथन 1 सही है, ना कथन 2 सही है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये थे रामानंद। मध्यकालीन भारत में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो ये थे रामानंद। कबीर शिष्य थे रामानंद के। बीचक का रचयिता कौन है? कबीर। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। संत घसीदास के पिताजी का क्या नाम था? महंगू। निम्नलिखित में से कौन एक सही कालक्रम है? तो जो सही कालक्रम है वह शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य महाप्रभु। निम्नलिखित में से भक्ति संत का सही तैथिक कालक्रम अनुक्रम चुनिए। तो कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? ननकाना। जिनके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोदी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उनकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? नानक। मीराबाई समकालीन थी, तो मीराबाई इनमें से 2 के समकालीन थी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। राम गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। निम्नलिखित संतों को उनके काल अनुक्रम में नियोजित कीजिए। कबीर, नामदेव, मीराबाई, नानक। तो सही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा नामदेव, कबीर, नानक एंड मीराबाई। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो नामदेव। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें केवल 2 जो है वही सही है। उस समय उपदेश देते थे और लोधी वंश का पतन और बाबर सत्तारूढ़ हुआ, तो ये गुरु नानक के समय हुआ था। सूची 1, सूची 2, भक्ति संत और उनके व्यवसाय। नामदेव। नामदेव जो थे ये एक दर्जी थे। कबीर जो थे एक ये जुलाहा थे। रविदास एक मोची थे और सेना एक नाई थे। उसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो ये जो है साहित्य रत्न, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। विनय पत्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ध्रुवदास, भगवत नामावली, नाभादास, भक्तमाल, रसखान, रसिक प्रिय, उस्मान, चित्रावली। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह रसखान रसिक प्रिय है, ये गलत है। रसिक प्रिय जो है केशव दास की रचना है। निम्नलिखित में से कौन वरकारी संप्रदाय का संत था? तो नामदेव वरकारी संप्रदाय के संत थे। वरकारी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है पंढरपुर में।
भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन: मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण: आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत भाव स्वभाव जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। तो इसके दोनों ही कथन और कारण सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित सूफी संत में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो ये थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तीय शाखा का संस्थापक था? ख्वाजा अबू अब्दल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन थे? ये थे राजा शाहू शिवाजी के पौत्र। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन: भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। कारण: चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया। तो इसका कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो ये है शेख अब्दुल जिलानी। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? आमिर हसन को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने के से इनकार कर दिया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो यह है शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वे कौन था? वह थे निजामुद्दीन औलिया। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? वह फरुद्दीन गजे शकर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संघ को चिराग दिल्ली कहा जाता है? नसरुद्दीन को। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान ये सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 सूची 2: ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया सिलसिला। शेख अहमद सरिंदी नक्शबंदी सिलसिला। दारा शिको कदीरिया। शेख सहाबुद्दीन शोहरावर्दी सिलसिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सरिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 4। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
हठ योग नाथपंथी द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया। तो इसका कथन और कथन, एक कथन दो, दोनों ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निर्बाक अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो इसका ना तो कथन एक सही होगा, ना कथन दो सही होगा। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो रहीम, निज़ामुद्दीन औलिया, मोहिद्दीन चिश्ती, रसखान। इनमें से केवल निज़ामुद्दीन औलिया और मोहिद्दीन चिश्ती ही सूफी संत थे। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदिया। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और दुआब, सोहरावादी सिंध, औलिया मध्य प्रदेश, फिरदौसी बिहार। तो इसका जो गलत युग्म है वो औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है। औलिया जो थे ये दिल्ली में थे। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस। शेख बाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? उलेमा। कृष्ण जीव परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रसखान ने। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? आमिर खुसरो। बारहमासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। सूची एक, सूची दो। मुल्ला दाऊद, चदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ आशिकी, सोमनाथ राग विभोद, आमिर खुसरो आशिकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। फतेहपुर सिकरी में, कलियार में, देवा शरीफ में, गढ़मुक्तेश्वर में। तो देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा पुनः जीवित हुए थे। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है? तो असीस के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। मुगल वंश बाबर से जुड़े कुछ प्रश्न। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वे दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुत थे चगताई तुर्क। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? ये था शेबानी खां। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था कुशल सेनानायक। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर को किसने हराया था? तो ये इब्राहिम लोदी ने हराया था। को किस पर पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? 1526 में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। तो चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध था वो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था 1528 में।
बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्रीय स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तिमुरुद राजवंश स्थापित हुआ। इसका कथन केवल तीन सही हो जाएगा। भारत उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग पहले से होता आया है, बाबर के आने से भी पहले से। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो ये खानवा का युद्ध था। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? खानवा का युद्ध। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा था बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो ये केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है वह है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़। नीचे दो कथन दिए हैं जिसमें एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया। कथन, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, कारण तुर्की मुगल दरबार की राज्य भाषा थी। तो इसका कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। जो मुगल दरबार की राज्य भाषा थी वो फारसी थी। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की में लिखी गई है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी। हुमायूं और शेरशाह से जुड़े कुछ प्रश्न। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। उस्मान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। देवराज, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? शेरशाह एवं हुमायूं। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? शेरशाह। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। तो ये उपयुक्त सभी। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? हुमायूं। हुमायूं के चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा दोराह का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? हाजी बेगम ने। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया गया था शेरशाह द्वारा। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? 64:1। शुद्ध चांदी का रुपए का आविष्कार किसने किया? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कलिंजर में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर।
मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? शेरशाह सूरी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह को दफनाया गया था सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो ये करवाया था दिल्ली के किला कुना मस्जिद का निर्माण। दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किया था शेरशाह ने। दिल्ली के पुराने किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। कृषकों की सहायता के लिए किसने मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्ट एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? शेरशाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया? तो इनमें से शेरशाह ने किया। अकबर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली और राजगद्दी पर बैठाया गया? वह था कलानौर। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम सुर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सुर। दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग 1 काला अवधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक है और बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जानकारी देता है? तो ये हो जाएगा हमारा 1605 में अकबर। ए हो जाएगा गोंडवाना और बी हो जाएगा लाहौर। अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए गए थे? कछवाहों से। निम्नलिखित में से किस परिवार के सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? कछवाहा। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोहिउद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से किसे दरबार अकबर ने स्वयं मारा था? आलम खां को। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? मारवाड़ के राव चंद्रसेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मांडला की रानी थी। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण हुई? शहजादा सलीम। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। तो ये सभी कारण अकबर के लोकप्रियता के कारण थे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो ये अकबर को कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने ये आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसने अपनी पहली पत्नी बंध्या हो? तो ये अकबर था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अकबर के ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था।
अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कठोरता के लिए। तो उसकी धार्मिक उदारता के लिए जाना जाता है। इसका कथन केवल 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आईन दहशत तो मनसबदारी पर आधारित थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो ये ली गई थी मंगोलिया से। कथन: अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ये दोनों ही कथनों कारण सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व के क्षेत्र में। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? दहसला। टोडरमल संबंधित थे मालगुजारी सुधारों से। मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। कथन: तानसेन रायवली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई अवधि थी। कथन 2: अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन 3: अबू फजल आईन अकबरी के लेखक थे। तो तानसेन को, रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर ने तानसेन की उपाधि अकबर ने नहीं दी थी, तानसेन की उपाधि इनको दी गई थी रामतनु पांडे, ग्वालियर के राजा द्वारा दी गई थी। और सलीम का विवाह मानसिंह की बहन के साथ हुआ था। बाकी कथन तीसरा सही है। टोडरमल अकबर के प्रधान सेनापति नहीं थे, ये उनके खजांची थे, वित्त मंत्री थे। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी थी? तो ये टोडरमल। अकबर काल में भू राज व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दैसला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1582 में। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? अकबर ने। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर द्वारा। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? इनमें से किसी ने नहीं कहा, ना ही अबुल फजल, ना ही अब्दुल कादिर बदायूनी और निजामुद्दीन, किसी ने नहीं कहा। इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था अकबर द्वारा। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शाह फतेहपुरी कही जाती है? जामा मस्जिद। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? अकबरी महल। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? संरक्षा विभेद का अधिनियम। SC ST एक्ट 1979 के अंतर्गत
सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? राज्य सरकार को। अनुसूचित जाति SC/ST एक्ट 1979 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? द्वेषारोपण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य या उपयुक्त सभी। अनुसूचित जाति एवं SC/ST एक्ट 1979 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कातिप्य उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? धारा 6। SC/ST एक्ट के अंतर्गत किस अपराध की जांच अधिकारी कितने दिन कर सकता है? तो इसकी अवधि अब चेंज कर दी गई। अनुसूचित SC/ST एक्ट के अधीन निम्न में से क्या पूर्ण निषेध है? गिरफ्तारी, पूर्व जमानत। SC/ST एक्ट की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? धारा 18। SC/ST एक्ट के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम ना हो। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक SC/ST अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST एक्ट के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता? सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। SC/ST एक्ट के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त अपने बचाव में विभाग नहीं ले सकता है कि? तो इसका कोई भी उत्तर सही नहीं है। SC/ST एक्ट के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यातना देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? तो जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? SC/ST एक्ट अधिनियम की धारा 14 उपबंध 1 में स्थापित नए विशेष न्यायालय द्वारा धारा 2 में परिभाषित है। SC/ST एक्ट की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटर समिति के गठन का उपबंध किया गया है? धारा 17। अनुसूचित SC/ST एक्ट की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? धारा 18। सरकार के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के अधिनियमित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्ता क्षेत्रों का निर्माण करना। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005 में। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विविध अधिकार है, ये दोनों ही है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विदेशिका में उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो इसका कथन जो डी है, कथन चारों ही कथन सही है इसमें। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संदर्भ में लिखने में से कौन सा सही नहीं है? सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, हमारे लोकतंत्र को ऐसे बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, समाज की महिला एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। तो ये कथन
सी जो है ये इसका सही, ये गलत हो जाएगा, इसमें ये शामिल नहीं है अधिनियम में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, तो इसका अभी एक भी ऑप्शन सही नहीं है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल अब बदल चुका है। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित था? RTI अधिनियम से। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित है? नमित शर्मा बनाम भारत संघ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है, कारण इसे वंचित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो इसका कथन, ये कथन कारण दोनों सही है, लेकिन जो इसकी कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? मद्रास उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवास वन्य अधिकारों की मान्यता। अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवास वन्य अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन्य अधिकारों तथा अथवा दोनों की प्रकृति के विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्रभावकारी होगा? ग्राम सभा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूपीय अधिनियमित हुआ था या हुए थे? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूपीय, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275 उपबंध 1 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। अनुच्छेद 243 उपबंध 1 के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों के कार्यों के अनुरूप। तो इसका केवल एक सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन में के भीतर कर सकता है? तो वह 90 दिन के भीतर कर सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। ऐसा बिल्कुल नहीं। निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूर संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इसका कथन केवल 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, कथन तीसरा गलत है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान अधिनियम 1870 नहीं 1872 का है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 का नहीं 1907 का है। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2005 में। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ है 2005 में। भारत में आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति एवं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968,
एपिडेमिक डिवीज़न एक्ट 1897। तो इसका कथन जो दूसरा और चौथा है वो सही हो जाएगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1980 में। आधार मेटाडाटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। राज्य, निजी निगमों, कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो इसका कथन 2 और 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। तो इसका कथन केवल 2 सही हो जाएगा। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही नहीं है? राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में से एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। तो जिला फोरम उनकी शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। तो कथन तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ जो संख्या है मूल्य 50 लाख रुपए नहीं 20 लाख रुपए से। सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े कुछ प्रश्न। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 28 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है 33। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? 33। ये भी अब पुराना प्रश्न हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान वह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यूरो न्यायाधीश अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग की प्रस्तावना को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्पित हो और उसे सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो उसका कथन केवल 3 और 4 सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु वर्ष है 65 वर्ष।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीशों के विचार विमर्श करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर संसद को अपने मत नहीं देना होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों को कर्मचारियों को सभी नियुक्ति सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीशों के विचार विमर्श के पश्चात ही होती है। तो इसका कथन केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तृत नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे अधिकृत अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसका ना तो कथन 1 सही है, ना कथन 2 सही है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह भारत का राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है केवल 4। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधेयिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तथार्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। तो इसका कथन 1 सही है, कथन दूसरा गलत है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र में न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय न्यायपालिका में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पुनर्अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी उद्देश्य को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पूर्ण विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो इसका कथन केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। संविधान के निर्विधान के बारे में विधि के सर्वप्रथम प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो केवल 1 और 4। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णय का साक्षात्म मूल्य होता है। इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। भारत में नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे और किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशव नंदा भारती। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? तो केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य में की गई। इनमें से नहीं है तो उपयुक्त इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 245। इसका कथन केवल 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत है। न्यायिक व्याख्या। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ये बनी गोलकनाथ केस में। लेकिन सबसे बड़ी खंडपीठ जो थी वो केशव नंदा भारती केस 1973 में उसमें बनी थी 13 जजों की। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्ति के मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। वाद एवं उस वाद के उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था में त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। बेला बनर्जी वाद विदेश यात्रा का अधिकार देश स्वतंत्रता का भाग है, तो ये बेला बनर्जी वाद में नहीं, ये मेनका गांधी वाद में आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार की कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। यह मूल अपील और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। 142। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पूर्ण विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पूर्ण विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पूर्ण विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रशिपेद अथवा निर्वर्तन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों का प्रतिषेध अथवा निर्वर्धन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों के से बाध्य नहीं होता। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ है विधियों और कार्यपालिका आदेशों को संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है: यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों
तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिकों के स्वतंत्र तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो उसका कथन दूसरा सही हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो इसका कथन ना तो एक सही है ना ही दो सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है कारण भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो इस दोनों ही कथन सही हैं, परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखता है। संविधान की व्याख्या करने पर अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षण कस्टोडियन है? भारत का उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है सर्वोच्च न्यायालय में। कथन, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अन्य अधिकारिता है कारण सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसका कथन गलत है परंतु कारण सही है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता के पास है? तो संविधान के उल्लंघनों से संरक्षण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32। विधेयी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इस संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है खंड उपबंध 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया गया उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय को उसके परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो इसका कथन जो है केवल 2 और 3 सही है। उच्चतम न्यायालय बाध्यकारी नहीं है जब भी अपना मत देने के लिए राष्ट्रपति को